मिल गया। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई। डियरेशंस, यदि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और नागरिक शास्त्र के विषय को लेकर परेशान है, सिविक्स को, तो ये सेशन आपके लिए है और निश्चित तौर पर ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला डिविजन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यदि आप सिविक्स के पेपर को बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सेशन बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए कक्षा 11 का नागरिक शास्त्र के सेशन को लेकर अति लघु के देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, भारत के लिए अगर देखा जाए तो नया संविधान करने के उद्देश्य से जो था यहाँ पर 1946 में जो था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो था संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इसमें संविधान निर्माण की एक विविध और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई और विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें, जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है वो अपनी विचारधाराएं जो था उससे वो प्रभावित कर रहे थे या उन चीजों को वो समावेश करके कार्य को आगे संपादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। प्रश्न देखिए, प्रश्न ही बहुत जानदार है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है दोस्तों, जिससे हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम में कई अन्य देशों की तरह एक भी लिखित संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान नहीं है यूनाइटेड किंगडम का। इसके बजाय देखा जाए तो इसका संविधान जो होता है वो विभिन्न कानूनों को मानने वाला है, अदालती फैसलों को और साथ ही साथ सम्मेलनों से बनाया गया है। ठीक है ना, और इस अनूठी प्रणाली को देखा जाए तो अलिखित या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में जाना जाता है, मतलब अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, जो बदलती परिस्थितियों में जो होता है वो लचीलापन भी दिखाता है और साथ ही साथ अनुकूलनशीलता भी प्रदान करता है। कौन? ये मुख्य रूप से संविधान जो लिखित संविधान नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका प्रश्न संख्या दूसरा हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं, देखिए डिस्कशन, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए संविधान सभा के अगर देखा जाए बात की संविधान सभा में, तो मूल रूप से 389 सदस्यों की योजना बनाई गई थी। कितनी सदस्य संख्या? 389 सदस्य संख्या। कितनी संख्या? 389। जिसमें देखिए अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 292 जो थे वो प्रांत से थे। 292 कहाँ से थे? प्रांत से। 93 जो थे वो रियासत से हैं, रियासतों से संबंधित थे, और 4 जो थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के थे। ठीक है ना दोस्तों, तो 389 में कहाँ कहाँ के 292 प्रांत से थे, 93 जो थे वो रियासतों से संबंधित थे, और 4 जो थे वो मुख्य आयुक्तों से प्राप्त थे। हालांकि विभिन्न कारणों से देखा जाए तो सदस्यों की वास्तविक संख्या में थोड़ा अंतर भी आया और सभा को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था कि भैया ठीक है, चलिए ये लोग हैं, ये लोग मिलकर जो है काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण रूप से इन लोगों ने बढ़ाया भी। और आज आप लोग जानते हैं कि संविधान कितने बड़े पैमाने पर हम लोग के समक्ष अपने विचारधाराओं को लेकर है, ये हम सभी लोगों से वाकिफ, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्यों लाए गए हैं, क्या इनकी विशेषता है। देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में अगर बात करें तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो बुनियादी मानवाधिकार हैं। क्या है? बुनियादी जो मानवाधिकार होते हैं उन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कौन होते हैं? जो बुनियादी मानवाधिकार होते हैं उन्हीं को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, जो व्यक्तियों की गरिमा के बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता और भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता इससे मिलती है व्यक्ति को, भलाई के लिए बनाया गया और व्यक्तियों की गरिमा को भी यानी व्यक्तियों की गरिमा का ये रक्षक है। ठीक है ना, उनके सम्मान का ये रक्षक है। कौन? मौलिक अधिकार जो होते हैं। इनमें देखिए क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है यहाँ पर, और कानून के समक्ष जो है समानता मिलता है, जीवन का अधिकार मिलता है, जैसे अधिकार शामिल है। ये अधिकार आमतौर पर देखा जाए तो कानून द्वारा जो है संरक्षित है और एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? लोकतांत्रिक समाज के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न था और ये भी प्रश्न जो था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जारी है डिस्कशन, और एक से बढ़कर एक प्रश्नों को जो है डिस्कशन आप लोगों के समक्ष किया जा रहा है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्कशन जब इसे आपने क्लासमेट में शेयर करेंगे। ये सदाबहार प्रश्न डिस्कशन केवल यहीं पर काम नहीं देने वाले हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? देखिए डिस्कशन, नीति निर्देशक तत्व जो बनाया गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान में देखा जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो एडिशन वो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हो गई, समानता की बात हुई, और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य रूप से लाया गया था, दिशा निर्देश जो प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या कहते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी वे शासन के लिए एडिशन देखा जाए तो एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए? शासन के लिए जो होते हैं ये नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं। देखिए नीति निर्माताओं को क्या होता है की उनको ऐसे कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जो नागरिकों की भलाई और समाज के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो मुख्य रूप से काम करते हैं। ये प्रश्न जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। लेकिन ये जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।